हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शंकर अकेडमी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज की। एनसीईआरटी की 9th क्लास की एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो बुक है वो है जियोग्राफी, और आज उसका ये फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और आकृति। ये रहा हमारा चैप्टर का नाम। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे इसमें जो टर्म्स या जो शब्दावलियाँ लिखी गई हैं, उनके जो मतलब हैं उनको भी साथ साथ हम समझते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। प्राचीनतम शब्द यहाँ पर एक आया है। प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना या आदिकाल का। आगे दिया है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक शब्द से क्या मतलब है? सामाजिक मतलब हमारी सभ्यताएं, हमारा आचरण किस प्रकार का था, हम व्यवहार कैसा करते थे। व्यवहार में सिर्फ एक दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति भी चीज़ें थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन कैसे आया। आर्थिक शब्द से मतलब है अर्थव्यवस्था। क्या हम आर्थिक रूप से मजबूत थे? क्या हमें अर्थ का ज्ञान था, धन का ज्ञान था? धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। पहले सोने चांदी के सिक्के हम यूज करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम कागज़ के नोट्स जो कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। आगे है कृषि उद्योग तकनीकी। क्या है? कृषि उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, भारत पहले से बहुत मजबूत हुआ है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। अब जो आगे का टॉपिक है, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए आप, इसमें इस स्लाइड में दिया गया है भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध किसे कहेंगे? ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, बीच में लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर लाइन पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इस साइड को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको भी हम देखेंगे। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत आता है। ये पीले कलर का आपको भारत दिख रहा होगा। यूरोप, यहाँ से ये जो एक ही कलर में है वो यूरोप है, ग्रे कलर में। भगवा कलर में है, या कह सकते हैं केसरिया कलर में, आपका उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका लगभग आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का भी आधा से ज़्यादा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया टोटल ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच में डॉटेड रेखा बनाई गई है, ये रेखा इक्वेटर बोली जाती है। इसको 0 डिग्री सी भी बोलते हैं। और मेनली 2 रेखाएं और भी हम याद रखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के साथ। ये 30 और 35
15 के बीच में होती है। अब हम बात करते हैं आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उससे पहले 2 टॉपिक और है, इधर हम उसको भी देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, लेकिन उसके बाद जो है ये इसका मुख्य जो भाग है, इसको इरेज करने के बाद हम देखते हैं। इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अभी हमने उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बारे में भी जान लिया है कि उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा और दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। तो जो बीच वाली लाइन एक बार फिर से हम खींच करके देख लेते हैं। जो बीच वाली लाइन है ये, इसके ऊपर ही भारत है ना, ये रहा भारत। तो भारत की जो ऊपर से नीचे तक की जो दूरी है उसी को ये डिग्री में संदर्भित कर रहा है, बता रहा है। और उसके बाद अब ये तो रही उत्तर से दक्षिण तक की दूरी या इसकी लोकेशन कह ली जाए, लेकिन साइड में हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। अब देशांतर और अक्षांश को हम कैसे जानेंगे? तो आइए हम अपने बोर्ड पर आते हैं, बोर्ड पर इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, ये मान लिया कि एक पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी में ये जो रेखाएं हैं, अभी आपने देखा ग्लोब में, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ऊपर से नीचे हुई आई हुई रेखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। आपको क्लियर हुआ? तो कहने का तात्पर्य है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें दिया है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का। और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये सारे फैक्ट्स हमें याद करने हैं, ये सारे फैक्ट्स हमें याद करने हैं। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले भी बहुत सारे देश हैं, जैसे रूस हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। ये सारे देश बड़े देशों में काउंट, ब्राज़ील हुआ, अब बड़े देश हैं। कभी जो वीडियोस आएंगे उन पे हम उस पर चर्चा करेंगे। भारत की जो स्थल सीमा है वो स्थल सीमा रेखा लगभग उसकी 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। अब हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया भारत का छोटा सा, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये भारत का नक्शा है। अब इसमें वो बोल रहा है कि समुद्र कहाँ तक है, समुद्री रेखा। तो ये पूरा समुद्र है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ के बाद समुद्र नहीं, ये एरिया का समुद्र नहीं है, ये यहाँ से समुद्र नहीं, ये सब समुद्र है, ये सब एरिया समुद्र है। तो गुजरात के कच्छ साइड से ले करके ये पूरे तमिलनाडु, मुंबई वगैरह एरिया पकड़े हुए हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पे कोलकाता में। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ये सब एरिया पकड़े। ये जो रेखा है
उसी को ये बता रहा है कि 7,516 किलोमीटर है। स्थलीय रेखा किसको बता रहा है? यहाँ से जो स्थल एरिया स्टार्ट हो रहा है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये स्थल से घिरा हुआ है दोनों साइड से। यहाँ पे बस चिन्हित किया गया है। तो ये एरिया कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्वाभाविक सी बात है, उससे बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा है, लगभग दोगुने का अंतर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत किसे बोलेंगे? यहाँ पर जो ये देखो हमारी जो एरिया है, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको बोलेंगे उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। अब उत्तर दक्षिण ये बीच में जो बोल रहा है, यहाँ कहाँ गया? थोड़ा ध्यान देना इस पे। उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पश्चिमी, ये रहा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिमी, यहाँ से पकड़ लेते हैं हम इसको, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। ये सब पूरा, ये पूरा एरिया, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। उत्तर पश्चिम की जो सीमा है, यही सीमा है। यहाँ से पकड़ करके ये जो पूरा पहाड़ी एरिया आता है, ये पूरा हिमालय का एरिया, और इसको नवीनतम वलित पर्वत इसलिए कहा गया है कि अभी भी इसमें वृद्धि जारी है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके दक्षिण का जो भूभाग उत्तर में चौड़ा है, एक बार फिर से हम भारत का फिगर बना लेते हैं। एक मिनट। देखो, जो दक्षिण का भूभाग है उत्तर में चौड़ा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर। अब देखो, यही 22 डिग्री मतलब 23 डिग्री ये कर्क रेखा यहाँ से गई है, यहीं से ऐसा बनता है ऐसे। ये रहा भारत, यही रेखा गई है कर्क रेखा। अब 22 डिग्री से यहीं आसपास में है। अब यहाँ से नीचे जो रेखा ये आ रही है, ये देखो, ये सकरा भाग, इसी को बता रहा है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया। ये रहा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर। ऐसा क्यों है? ये जो एरिया है यहाँ, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा गुजरात, तो इसके बीच में अंतर क्यों है? कैसा अंतर है उसको हम देखते हैं। ये एरिया रहा हमारा, ये लंबा एरिया है, और जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो हर 100 किलोमीटर पे 1 घंटे का चेंजिंग होता है। हर 1 घंटे पर 1 घंटे का चेंजिंग होता है हर 100 किलोमीटर पे। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 1 मिनट का अंतर आता जाता है। हर 100 किलोमीटर पे कुछ समय का अंतर आता है। वही अंतर जा करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 2 घंटे का चेंज कर देता है। अब देखो, भारत तथा विश्व की बात आती है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, ये भी चीज़ है। अब ये उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है।
स्वाभाविक सी बात है, अक्षांशों में अंतर है, इस वजह से दिन रात की अवधि में भी अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब उसके लिए हमें वो फिगर देखना पड़ेगा कि ये इसके बीच में स्थित, क्योंकि अभी हमने जो फिगर देखा था वर्ल्ड मैप का, तो हमने देखा कि एशिया जो दक्षिण में है, भारत दक्षिण में है एशिया के, और पूरब और पश्चिम के बीच में भी स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जैसे हमने ये कोई अभी वर्ग यहाँ पे बना लिया, हमने मान लिया कि यही एशिया है, तो ये यहीं पे भारत अगर हमारा है तो ये दक्षिण में है, ये विस्तार कहाँ पे है, दक्षिण में है। इस बात को हम समझेंगे। आगे चलते हैं। हिंद महासागर में जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और ये भी हमें देखना है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप देशों के साथ पूर्वी देशों तटों में निकटतम संबंध बनाए गए। इसके लिए हमें एक और फिगर की ज़रूरत है। उस फिगर को हम अभी स्लाइड पे लाते हैं, उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें बताया गया है कि भारत कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, वायुयान मार्ग से भी, वायु मार्ग से भी और समुद्री मार्ग से भी। जो समुद्री मार्ग है, यहाँ पे देखिए, जो समुद्री मार्ग है वो डॉटेड लाइन में दिया गया है। जितने भी समुद्री मार्ग हैं वो डॉटेड, जैसे देखिए यही लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। ये तंजानिया से होकर के मुंबई जा रही है लाइन। अगर हमें जापान जाना है तो जापान के लिए ये लाइन देखिए, ये रूट बनाया गया है। ये रूट रहा मलेशिया के थ्रू होते होते ये थाईलैंड, बैंकॉक होते हुए जापान जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें यूरोप के देशों में जाना है तो हम यमन, ओमान के रास्ते हुए होते हुए लाल सागर में जाएंगे, स्वेज नहर के माध्यम से बाकी सारी कंट्रीज़ में हम पहुंच जाएंगे। जॉर्डन, इराक, सीरिया वगैरह, तुर्की वगैरह सब में चले जाएंगे। अब अगर हमें भारत से सीधे वायुयान मार्गों से जाना पड़े तो वैसे उसको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि उसको भी हमें देखना है कि अगर हमें वायु मार्ग से जाना होगा तो कैसे जाएंगे। एक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है। तो ये चारों इलाकों से हम इंटरनेशनल हवाई यात्रा कर सकते हैं। जैसे में अब हमें जापान जाना हो गया तो हम जापान, ये बैंकॉक होकर के जापान जाएंगे। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो हम चेन्नई के रास्ते जा सकते हैं। मुंबई से हमें यूरोप जाना हो तो जा सकते हैं, दिल्ली से भी यूरोप जा सकते हैं, आप ईरान भी जा सकते हैं। तो हवाई मार्ग में उतनी झंझट नहीं है जितना कि आप ये समुद्री मार्गों में परेशानियां हैं, क्योंकि वो हवा के माध्यम से जाएंगे, उनका रास्ता बना हुआ है क्लियर कट, और इनको जहां रास्ता मिलेगा उस माध्यम से जाना है। अगली लाइन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर। हमने पढ़ा भी है अभी कुछ देर पहले, इस स्लाइड में भी हो तो हम फिर से इसको पढ़ लें। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर, अब देखो ये जो फैक्ट है इसे हमें याद करना पड़ेगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। पूर्व देशांतर मतलब अभी ये पश्चिम साइड में नहीं है, भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में ही है। तो और भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, मतलब मीन टाइम को माना गया है। हमारा टाइम यहीं से निर्धारित पूरे देश में होता है। हम लोग का जो टाइमिंग है, अभी हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की जो टाइम लिमिट है, जो टाइम सीक्वेंस है, उसमें अंतर आता है। अभी मान लो गुजरात में 12 बज रहे हैं तो उधर आपका 10 ही बजेगा अरुणाचल साइड में। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। इनका प्रभाव अलग अलग जगहों पे ये टाइम के हिसाब से, क्योंकि सूर्य जब भी उगता है तो पूर्वी दिशा में, अस्त होता है पश्चिम दिशा में, तो इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक फैक्ट यहाँ पर भी दिया है
सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने फिगर में देखा, एक बार फिर से हम उस फिगर को ऑन करते हैं, उसको हम देखते। जब भी हम सफ़र करते थे, जब भी हमें इस एरिया में आना होता था यूरोप के रास्ते में, तो हम यहाँ से ये लाल सागर तक तो जा सकते थे, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी, ये रास्ता सीधे ब्लॉक हो जाता था। हम यहाँ से होकर के नीचे होकर के आप सीधे केप कैमोरीन मतलब साउथ अफ्रीका से होते हुए हम बाहर जाते थे, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके जाते थे यूरोप में, तब जाके हम ट्रेड वगैरह सब कर पाते थे। लेकिन ये स्वेज नहर के खुलने से वो 7000 की दूरी हमें कम पड़ गई है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इस व्यू के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से भी इन सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी या फिर भारत का बेटा भी बोलते हैं इसको, पाकिस्तान जो एरिया है ये भारत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अफ़गानिस्तान का भी इलाका इस साइड में है, वो भी भारत से जुड़ा हुआ है। चाइना तिब्बत को हथिया लिया, वो भी भारत से जुड़ा हुआ है। नेपाल, ये सब पड़ोसी देश है। भूटान पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भारत का दूसरा बेटा, ये भी इसका पड़ोसी देश है। उसके बाद आता है म्यांमार। तो ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, स्थल मार्गों से जुड़े हुए हैं। भारत की जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो दूरी है, ये हुआ पूरब, इधर साइड में पश्चिम, ठीक है। पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो दूरी आपकी 2933 किलोमीटर। अब ये जो एरिया है ये भारत का उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है। इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। थोड़ा राइटिंग इस पर क्लियर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नया है हमारे लिए ये सारी चीज़ें। हम लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन भी कोशिश में है कि आपको शिक्षा दी जाए, एजुकेशन बेहतर मिले, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में जो ये एरिया है, ये लास्ट एरिया, इसको बोलते हैं कीबीथू। और इधर का जो इलाका है ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं गौहर माथा। गौहर माथा, ठीक है। तो ये जो इलाका है ये कीबीथू है, ये इंदिरा कॉल है। अभी नीचे हम जाएंगे तो नीचे वाला भी इलाका हमको पता चल जाएगी वो क्या इलाका है। ये जो हमारा है इलाका है, इसको हम बोलते हैं, ये लास्ट तो है लेकिन इसके भी नीचे यहाँ पे देखिए, ये अंडमान निकोबार का सब इलाका है। यहाँ पे वो इलाका है जिस इलाका की हम बात कर रहे हैं, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सबसे ऊपर, इंदिरा कॉल, फिर सबसे नीचे उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। फिर देशांतर रेखाओं में अरुणाचल साइड में मिल जाएगा हमको कीबीथू, फिर गुजरात में गौहर माथा। और ये जो इंदिरा पॉइंट से लेकर के, या फिर हम कह लें कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर की जो दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी द्वारा दिया गया डाटा है। आप लोग को याद करने में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे यहाँ, उससे पहले हम अरब के देशों के साथ ट्रेड करते थे। अरबवासी वहाँ से तुर्की के रास्ते यूरोप तक
सामानों को भेजते थे। पहले जल मार्ग ही थे, पहले समुद्री वायुयान वाली सिस्टम नहीं थी, तो जल मार्ग से ही हम लोग सारी चीज़ों को करते थे। पर्वतों और दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन प्राचीन समय से विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य का मतलब अमेरिका वगैरह जो आते हैं, यूरोप आते हैं, पश्चिमी देश बोले जाते हैं, और ये अरब कंट्रीज़, ईरान, इराक, ये सब मध्य कंट्री बोले जाते हैं। पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क। पूर्वी एशिया में तजाकिस्तान वगैरह सब आते हैं। पड़ोसी देश हमारे जो दो बेटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, चाइना वगैरह, ये सब से संपर्क बना हुआ था। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। मसाले, ये हमें टॉपिक याद रखना है, मसाले, मलमल आदि के कपड़े व्यापार आदि में सामान्य भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ये क्वेश्चंस कभी न कभी नॉर्मल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी वस्तुएं भारत से उस समय व्यापार के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। अभी हमने कुछ देर पहले भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा, जाना कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। फिलहाल में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि पर जो सीमाएं हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित हैं। कुछ हिंट है इसमें, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पात्रता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता में किया जाता था। पहले जब 1600 ईस्वी के बाद से अंग्रेज हमारे देश में, पहले बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे डच हुए, पुर्तगाली हुए, स्वीडिश हुए, इसके बाद अंग्रेज भी आए थे हमारे देश में। जो टाइमिंग थी वो 1600 ईस्वी थी। उस समय से लेकर के 1947 तक भारत हमारे देश पर राज किए थे। उसी के कारण ये वायसराय वगैरह सब भारत में ये नाम हमें सुनने को मिलता है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 1। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद हम उस त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।